आइए बच्चों, और आज हम लोग शुरू करते हैं बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही सरल है। इससे इजी आपके पूरे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है, जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं उनके पास 5 सब्जेक्ट है: बैंकिंग, बीओ, अकाउंट्स, इंग्लिश, हिंदी। लेकिन उसमें बीओ जो है ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ी मेहनत से बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर पूरा पूरा थ्योरेटिकल है तो अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। तो उनके लिए हम ये कहेंगे कि आप एक स्ट्रेटजी बना करके अगर पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल पक्का है कि आपको इसमें 80 प्लस 90 प्लस नंबर बहुत आराम से मिलेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे इसमें टॉपिक हैं जिसमें से एक फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा और आपको फुल नंबर देगा। हमेशा कोई भी चैप्टर आप पढ़िए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस चैप्टर का जो कोर पॉइंट है, जैसे अगर आपका चैप्टर का नाम है देसी व्यापार, होम ट्रेड, तो होम ट्रेड की डिफिनीशन पता हो, होम ट्रेड का अर्थ पता हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं आयात निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो आपको चैप्टर का मीनिंग और डिफिनीशन ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसे ही हर चैप्टर के साथ है। तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हम लोग शुरू कर रहे हैं देसी व्यापार, होम ट्रेड। अब होम ट्रेड होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें कि देसी व्यापार होता क्या है। तो देसी व्यापार कहने का मतलब है ऐसा व्यापार जो देश की सीमाओं के अंतर्गत होता हो। ऐसा व्यापार जो देश की सीमाओं के अंतर्गत होता हो। सर मतलब अगर भारत में है तो सिर्फ भारत के अंदर हो, मतलब भारत का व्यापार सिर्फ भारत के अंदर। मतलब हम कह सकते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ज़िले से दूसरे ज़िले, एक ज़िले से दूसरे राज्य, है ना, एक शहर से दूसरे शहर, ऐसे व्यापार हो रहा है तो उसे हम कहेंगे देसी व्यापार। देसी व्यापार में जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो ये आता है कि देसी व्यापार करते समय कौन कौन सी बातें हमें देखनी पड़ती हैं, मतलब किन किन माध्यमों से हो के श्रेणियों से हो करके हमारा देसी व्यापार गुजरता है। और यही हमारा कोर क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि देसी व्यापार में कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। शुरू से लेकर एंड पॉइंट तक हमें ये बात डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले ये जान लें, जब भी किसी चीज़ को करें तो उससे पहले सोचें कि क्या हो सकता है। आप अगर कोई व्यापार करते तो क्या होता, अगर आप व्यापार करते तो बड़ी सीधी सी बात है क्या होता। आप अगर व्यापार करते तो भाई सबसे पहले दो चार दुकान पे जाते, पूछताछ करते, आपको उनका जवाब मिलता। जैसा आपको जवाब मिलता उसके हिसाब से आप क्या देते, ऑर्डर देते। आप ऑर्डर देते, ऑर्डर दिया हुआ माल आपके पास क्या हो जाता, पहुंच जाता। अब ऑर्डर दिया हुआ माल जब आपके पास पहुंच जाता उसके हिसाब से आप पेमेंट कर देते, वो आपके पास सामान भेज देता। इसी तरीके से नॉर्मल हमारा बिजनेस होता, या तो उधार या नगद। अब लेकिन जब देसी व्यापार है तो हम इतनी छोटे से कॉन्सेप्ट के आधार पे काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। उसमें जो सबसे पहली बात होती है, सबसे पहली जो बात होती है सर, वो क्या होती है, वो होती है पूछताछ करना। पूछताछ का मतलब क्या है, टू मेक इंक्वायरी। मतलब आप पूछताछ करोगे, आप जानना चाहोगे कि जो परचेज़र है, जो खरीदने वाला है, वो विभिन्न विक्रेताओं से, बहुत सारे सेलर से पूछताछ करता है और जहाँ से उसे संतोषजनक उत्तर मिलता है, मतलब जहाँ पे उसे कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सामान मिलने का होता है, वहाँ से वो सामान परचेज़ करने की कोशिश करता है। ये तो पहली बात हुई। सबसे पहला हमारा काम होगा पूछताछ करना। जब हम पूछताछ कर लेंगे तो जो दूसरी बात होगी, सीधी सी बात है, पूछताछ का जवाब हमें मिलेगा, पूछताछ का उत्तर। इसको अगर पत्र के माध्यम से हम समझे तो पूछताछ का उत्तर, दूसरा कोटेशन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, दैट इज निरख पत्र। हमने पूछताछ की, पूछताछ का हमें क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। तो पूछताछ का जवाब कौन देगा, सेलर देगा। हमने पूछा,
पूछताछ का जवाब कौन देगा? सेलर। जो जो चीज़ें हमने पूछी हैं उससे रिलेटेड आंसर कौन देगा? सेलर देगा। नॉर्मली हम क्या पूछेंगे? सामान का दाम पूछेंगे, किन शर्तों पे सामान बेचोगे, सामान कैसे आएगा, खर्चा कौन बेयर करेगा, ये सारी बातें पूछताछ के जवाब में शामिल होती हैं। तीसरी बात, जब हम पूछताछ के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? माल का आदेश। तीसरी जो बात हुई सर, हम क्या देंगे? माल का आदेश देंगे। मतलब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, है ना? हम ऑर्डर प्लेस करेंगे कि हमें ऐसे ऐसे इतना इतना सामान चाहिए। अब जब हमने ऑर्डर प्लेस किया, सोचिए चौथी बात क्या होगी? वो ऑर्डर किसके पास पहुंचेगा? सेलर के पास पहुंचेगा। मतलब आदेश की सूचना, है ना? आदेश की सूचना भेजना, ये कौन भेजेगा? सेलर भेजेगा कि भाई आपने जो आदेश दिया था वो मुझे मिल चुका है। आपने जो आदेश दिया था, सेलर कहेगा, वो मुझे क्या हो चुका है? मिल चुका है। जिससे कि परचेज़र को ये पता चल जाए कि हाँ, विक्रेता उसके ऑर्डर की तरफ ध्यान दे रहा है। ठीक है ना? अब अगली बात, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर उनके पास तक पहुंच गया। अब अगली बात क्या आती है कि माल उधार तो नहीं देना है। हो सकता है माल उधार मंगा रहे हो, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कहीं या माल उधार मंगा रहे हो? अगर माल उधार मंगा रहे हो, अगर माल आप क्या कर रहे हो? उधार मंगा रहे हो, तो आपके आर्थिक स्थिति का पता लगाना। कहने का मतलब क्या है? जब पहली बार किसी व्यापारी से कोई भी उधार सौदा करता है तो ये जानना चाहता है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसने अब तक कैसे व्यापार किया। ऐसा तो नहीं है मैं उसे उधार दे दूँ और पैसा डूब जाए मेरा। ये सारी जानकारी जानने के लिए, वो आर्थिक स्थिति जानने के लिए, है ना, वो पत्र लिखता है ना? वो सारी चीज़ें क्या करता है? पत्र लिखता है, जिससे उसे पता चल जाए कि आखिर आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर नगद में है तो इन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आर्थिक स्थिति से भी आपके संतुष्ट हो गया कि हाँ भाई ये भी सब क्या है, ठीक है, तब वो अगला कदम क्या उठाएगा? सेलर क्या उठाएगा? पैकिंग। भाई सामान की क्या करेगा? पैकिंग करेगा। माल को इकट्ठा करेगा और पैकिंग करना शुरू करेगा। पैकिंग करने के बाद जो अगला पॉइंट आता है सर, कि भाई पैकिंग तो कर ली हमने, पैकिंग कर ली। पैकिंग करने के बाद निशान लगाया जाता है। निशान कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए कांच का सामान है, कांच का सामान है, उस पर लिखा जाता है कांच का सामान। जिससे जो लेके जा रहा है वो सावधानी से इसको रख के सबसे ऊपर रख के, पता चला कांच का सामान है मतलब एलईडी है, अब एलईडी सबसे नीचे रख दिया, उसके ऊपर सेब का गत्ता रख दिया, एलईडी तो हो गई चकनाचूर। ऐसा नहीं। जो सामान अगर कोई ऐसा सामान है जो कांच का है, जल्दी ख़राब होने वाला है, तो उसे लिख दिया जाता है, जिससे कि जो ले जाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान रखें। अब चिन्हांकन कर दिया हमने ये सारी चीज़ें, अब माल भेजेंगे। माल भेजना। अब जब माल भेजते हैं तब क्या क्या बातें आती हैं ये समझिए। माल आप भेज कैसे रहे हो? छोटा माल है, डाकखाने से भेज दिया, या अपने साधन से भेज दिया, या ट्राली ट्रैक्टर से भेज दिया, ट्रक से भेज दिया। लेकिन जब बात आती है सर कि ट्रेन से माल भेजना है, अगर बात आ गई सर ट्रेन से माल भेजना है, तो दिक्कत आई। तो हम लोग अब जो दूसरा पॉइंट समझने जा रहे हैं, इसी में है माल भेजना। लेकिन अगर रेल द्वारा हो, अगर माल रेल द्वारा भेजा जाए तब कौन कौन सी बातें आती हैं? क्योंकि रेल द्वारा माल भेजने में थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। भाई रेल द्वारा अगर हम माल भेज रहे हैं तो सबसे पहली बात जो हमें डिस्कस करनी है वो आपको देखना पड़ेगा गाड़ी का निश्चय।
गाड़ी का निश्चय करना, किस गाड़ी से माल भेजना है, किस गाड़ी से आपको माल भेजना है। सबसे पहले तो यही तय करना है, वो सवारी गाड़ी होगी या फिर माल गाड़ी होगी। अब सवारी गाड़ी माल गाड़ी क्या सर, क्यों, किसी से भी भेज सकते हैं? नहीं, सवारी गाड़ी से माल जल्दी पहुंचता है, माल गाड़ी से माल देर में पहुंचता है। सवारी गाड़ी से माल जल्दी पहुंचता है लेकिन उसका चार्ज ज़्यादा होता है, जबकि सवारी गाड़ी का चार्ज कम होता है, माल गाड़ी का चार्ज कम होता है लेकिन सामान लेट पहुंचता है। इसीलिए आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है, निश्चय कर लेना है कि सामान हमको किस गाड़ी से भेजना है, सवारी गाड़ी से या फिर माल गाड़ी से। दूसरी बात, प्रार्थना पत्र भरना। प्रार्थना पत्र भरना किस चीज़ का, कि मैं माल भेजना चाहता हूँ। अब इसके लिए दो चीज़ें होती हैं सर, एक फॉरवर्डिंग नोट होता है, एक कंसाइनमेंट नोट होता है। अगर आप माल को सवारी गाड़ी से भेज रहे हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप माल को सवारी गाड़ी से भेज रहे हो तो आपको फॉरवर्डिंग नोट भरना पड़ेगा, जबकि अगर आप इसे माल गाड़ी से भेज रहे हैं तो इसके लिए कंसाइनमेंट नोट की ज़रूरत होती है। फिर समझ लीजिए, अगर आप सवारी गाड़ी से भेज रहे हैं तो फॉरवर्डिंग नोट, और अगर माल गाड़ी से भेज रहे हैं तो कंसाइनमेंट नोट। अब जो तीसरी बात आती है, रिस्क किसका होगा, तो इसके लिए जोखिम पत्र भरा जाता है। जोखिम पत्र का मतलब क्या, कि आखिर रिस्क टेकर होगा कौन, माल किसके जोखिम पे जा रहा है, रेलवे की जोखिम पे या फिर जो भेज रहा है उसकी जोखिम पे। नॉर्मली अगर माल ऐसा है जो जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है, जल्दी टूट फूट नहीं होगी, तो रेलवे अपनी जोखिम पे ले जाता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि टूट फूट हो सकती है तो वो अपनी जोखिम पे नहीं लेके जाता, और जब रेलवे अपनी जोखिम पे लेके जाता है तो उसका चार्ज थोड़ा बढ़ जाता है और आप उसका हर्जाना रेलवे से वसूल कर सकते हैं, अगर रेलवे उसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए दो अलग अलग उसके लिए पर्चे होते हैं, अलग अलग पत्र होता है। जोखिम पत्र दो अलग अलग तरीके का होता है, इसी पे बेस्ड होता है ये स्वामी की जोखिम पे है या फिर रेलवे की जोखिम पे है। जब हमने फॉर्म भर दिया, जोखिम पत्र भर दिया, अब हमारा अगला स्टेप आता है कि हम माल रेलवे अधिकारी को दे दें। रेलवे अधिकारी को माल देना। माल आपने रेलवे अधिकारी को क्या कर दिया, सुपुर्द कर दिया, मतलब उसके हवाले कर दिया। अब वो माल मिला लेगा आपके बिल को देख करके, क्या क्या है माल, कैसे कैसे है, सब कुछ जांच वाँच लेगा, तौल वौल सब हो जाएगी उसकी, ये सारी चीज़ें वो देख लेगा और इसके आधार पे एक बिल बना करके आपको दे देगा। उस पर लिखा रहेगा कौन कौन सा माल है, किस गाड़ी से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना भाड़ा हुआ, कितने किलो वजन है, क्या क्या है, ये सारी बातें उसके अंदर लिखी रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको दे दी जाएगी। इससे क्या कहा जाता है, रेलवे रसीद। ठीक, इसे क्या कहा जाएगा, रेलवे रसीद, या फिर हम लोग बिल्टी भी इसे कहते हैं, रेलवे रसीद या बिल्टी। मतलब माल की वह रसीद जो रेलवे कंपनी माल भेजने वाले को देती है उसे बिल्टी कहा जाता है। यही बिल्टी जब किसके पास पहुंचेगी, परचेज़र के पास, खरीदार के पास पहुंचेगी, तब यही बिल्टी दिखा करके वो माल छुड़ा पाएगा, वरना वो माल छूटेगा नहीं। ये बिल्टी जब वो दिखाएगा वहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम रुपैडिया से बहराइच माल भेज रहे हैं, रुपैडिया से हमने माल भेजा, रुपैडिया से हमें बिल्टी मिली, अब बहराइच में माल छुड़ाना है तो ये जो रुपैडिया की बिल्टी है जो हमें मिली है रुपैडिया में, वो बहराइच के रेलवे स्टेशन पे जब हम दिखाएंगे अधिकारी को तब वो माल हमें मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको भेज दिया जाता है, बिल्टी भेज दी जाती है। अब आइए रेलवे रसीद के बाद की बात करते हैं। रेलवे रसीद के बाद हम लोग बिल्टी का बेचान, बेचान का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देना। जैसे कि माल अगर आप स्वयं रिसीव करना चाह रहे हैं, जैसे आपने कलकत्ता में माल खरीदा और रुपैडिया में आपको चाहिए, तो आपने कलकत्ता में ट्रेन पे लदवाया, कलकत्ता में आपको बिल्टी मिली, आपने उस पर लिख दिया, आप चले आए कलकत्ता से और रुपैडिया आकर के माल को छुड़ा लिया। लेकिन अब मान लीजिए कलकत्ता में आपने जो माल बेचा वो किसी और के लिए बेचा,
तो वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो बिल्टी किसी और को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी ना, तभी तो माल छूटेगा। अब आप तो है नहीं वहाँ पे, किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे। जब किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे तो बिल्टी के पीछे उसका बेचान कर दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, पाने वाले के स्थान के नाम पे खरीदार का नाम लिख दिया जाता है। किसी और का नाम अगर लिखना है तो आप बेचान कर सकते हैं। अब अगली बात आती है सर, विलंब शुल्क क्या होता है। विलंब शुल्क कहने का मतलब है लेट फाइन। अब लेट फाइन आप कब दोगे, लेट फाइन तो आप तब दोगे ना जब माल पहुंच गया और आप सफिशिएंट टाइम में वहाँ पे नहीं पहुँचे। 5 दिन 6 दिन जो भी रेलवे ने आपको टाइम दिया है उतने दिन में आप माल छुड़ा के नहीं लेके गए, तो रेलवे उसके लिए क्या लेता है, आपसे विलंब शुल्क लेता है। कभी कभी बिल्टी खो भी जाती है, तब क्या होगा। बिल्टी जब खो जाती है सर, बिल्टी कभी कभी खो जाती है तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये माल आपका ही है, ये माल आपका ही है। ये आप किसी तरीके से प्रूव करिए। मतलब कोई आपकी पहचान का कोई बहुत ही प्रसिद्ध आदमी हो आपके एरिया में, तो उससे रेलवे को मिलवाइए और अपने बारे में बताइए कि हाँ मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया है, बिल्टी खो गई है, रीज़न अगर रेलवे सेटिस्फाइड हो जाए। दूसरी बात, जिसने आपको माल भेजा है वो कॉल करके बताए हाँ इन्हीं का माल है। उसके बाद भी हर्जाना पत्र एक भरना पड़ता है, एक होता है इंडेमनिटी बॉन्ड, हर्जाने का प्रतिज्ञा पत्र। इसमें क्या होता है हर्जाने के प्रतिज्ञा पत्र में, कि जैसे रेलवे ने आपको माल दे दिया, आपकी बिल्टी खो गई थी लेकिन फिर भी रेलवे ने आपको माल दे दिया, लेकिन बाद में कभी कोई तीसरा आदमी कहे कि नहीं वो मेरा माल था जो आपने उसको दे दिया है, तो उसके लिए रेलवे आपसे सब कुछ वसूल करेगी। जितना रेलवे को नुकसान होगा वो सारा आप वसूल करके देंगे, आप पैसा उसका देंगे, ये उस प्रतिज्ञा पत्र में लिखा रहता है। ठीक है, आइए जी, फिर बात आती है सर, अब हम लोग माल भेजने के बाद ऑलमोस्ट सीधे आ जा रहे हैं। ये सब रेलवे की बात थी। अब आइए नंबर 10 पॉइंट पे। ठीक है, बिल्टी तैयार करना। सॉरी, बीजक तैयार करना। बिल्टी तो तैयार हो गई हमारी,